अनुपम मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। विशन, अनुष्का ने फिल्म के प्रमोशन के क्रूशियल पीरियड की जरा भी चिंता नहीं की और मूवी की नेगेटिव पब्लिसिटी कर डायरेक्टर दिवाकर को काफी नाराज कर दिया है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिवाकर की पोजीशन और उसकी पहुंच को अच्छे से जानते हैं। यानी कि फ्यूचर में अनुष्का का मूवी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना एक तरह से काफी मुश्किल होने वाला है। विशन का गर्म दिमाग अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। शुरू में उसने सोचा था कि अगर फाइट क्वीन मूवी की वीकेंड कलेक्शन अच्छी नहीं होती है तो वो सारा ब्लेम दिवाकर पर डाल देगा, जिससे वो उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक अनुष्का की वजह से उसकी कंपनी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रही दूसरे सेलिब्रिटीज को दिवाकर के फिल्म में काम करने का मौका ना मिले। अगर सच में ऐसा कुछ हो जाता तो फिर उसकी कंपनी कैसे फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाती। अनुष्का बार बार ओबेरॉय कॉरपोरेशन के सेलिब्रिटी को परेशान करती आ रही है, जो हमें जरा भी पसंद नहीं। अनुपम के चेहरे पर पहले वाली मुस्कुराहट अब भी कायम थी। वैसे तो दिवाकर ने फिल्म इंडस्ट्री में उसे मिलने वाली कई अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर दिया है, लेकिन जिन अपॉर्चुनिटीज को वो खत्म नहीं कर पाए हैं उन्हें अनुष्का के लिए ओबेरॉय कॉरपोरेशन खत्म करेगी। क्या विशन को ऐसा झटका लगा कि वो कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं कह पाया। ये सब निखिल सर के ऑर्डर पर हो रहा है, इसलिए इस मैटर पर हमारे बीच और कोई डिस्कशन नहीं होगा। निखिल सर चाहते थे कि मैं आपको साफ साफ ये बात बता दूं कि अनुष्का का फिल्मी करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन अनुपम, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ओबेरॉय कॉरपोरेशन एक छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है। विशन बड़ी मुश्किल से कहते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी ला पाया। ये सच में कोई बड़ी बात नहीं थी। अनुष्का जैसी दोयम दर्जे की एक्ट्रेस को इंडस्ट्री से बैन करना ओबेरॉय कॉरपोरेशन के लिए बच्चों का खेल था। लेकिन अनुष्का थी तो बिशन की कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ अपने अफेयर की बात को दरकिनार भी कर दिया जाए तो भी अगर अपनी बात पर कायम रहते हुए अगर ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने अनुष्का को इंडस्ट्री से बैन कर दिया तो एक बॉस के रूप में बिशन की काफी फजीहत हो जाती। साथ ही अगर इंडस्ट्री के अदर सेलिब्रिटीज को इस बारे में पता चल जाता कि वो अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे किसी सेलिब्रिटी को इंडस्ट्री से बैन होने से नहीं बचा पाया तो कौन आगे जाकर उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता। यहाँ तक कि जो सेलिब्रिटी अभी उसकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है वो लोग भी इस इंसिडेंट के बाद अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाते। लेकिन अनुपम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रेसिडेंट बिशन, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर अपने नाजायज रिश्तों के कारण आपने अनुष्का को सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे बाकी के सेलिब्रिटीज को भी ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से दिए जाने वाले मौके खत्म कर दिए जाएंगे। फिर शायद ही कोई न्यू सेलिब्रिटी आपकी कंपनी के लिए काम करने की हिम्मत कर पाएगा। विशन की आंखें डर और हैरानी में फैल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनुष्का ने ओबेरॉय कॉरपोरेशन को कैसे इतनी बुरी तरह नाराज कर दिया। जो उसने किया था वो इतना भी गलत नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होना तो आम बात थी। फिर ओबेरॉय कॉरपोरेशन इन बातों को भूलने की जगह उस लड़की के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया था। अगर वो सिर्फ अनुष्का को सबक सिखाना चाहते होते तो बात अलग थी, लेकिन जो वो करने का मन बना चुके थे उससे बिशन की खुद को कंपनी को भी नुकसान काफी पहुंचने वाला था। ठीक है फिर, अब आप जा सकते हैं। मिशन के लिए बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बेरुखी से इशारा करते हुए अनुपम उसकी ओर देखे बिना ही दिवाकर के ऑफिस में वापस आ गया। इस वजह से खुद पर झल्लाते हुए वहां से लौटने के अलावा बिशन और कुछ नहीं कर सकता था। अब चूंकि दिवाकर के ऑफिस में कोई बाहर वाला नहीं था तो रत्नाकर के बिहेवियर में तुरंत बदलाव आ गया। मिस कृतिका, प्लीज देरी से आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमारे देर से यहाँ पहुंचने के कारण उन लोगों से आपको काफी कुछ सुनना पड़ गया। कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। आज संडे को भी आप दोनों को मेरी वजह से यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी टू बोथ ऑफ यू। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, रत्नाकर ने कहा। अगर आपको किसी भी तरह से मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज बस एक बार मुझे कह दीजिएगा। इतना कहने के बाद उसने तुरंत अपना विजिटिंग कार्ड कृतिका की तरफ बढ़ा दिया। आप डायरेक्टली मुझे ऑर्डर दे सकती हैं। आपकी तरफ से सीईओ सर को मुझे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। कृतिका से कुछ कहा नहीं गया। दिवाकर भी रत्नाकर का मुंह देखने लगा। अनुपम भी रत्नाकर की बात सुनकर हैरान हो गया। हा हा हा,
कृतिका से उसे डायरेक्ट ऑर्डर देने की बात बोलकर रत्नाकर ने उससे ये शो ऑफ का मौका छीन लिया था कि उसका बॉयफ्रेंड कितना पावरफुल है। लगता है रत्नाकर को अपनी जॉब प्यारी नहीं। कृतिका ने उसका विजिटिंग कार्ड ले लिया। ऐसा है तो आगे से मैं सीधे सीधे आपको ऑर्डर दिया करूंगी। जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम, रत्नाकर ने कहा। दिवाकर सर, अब तो मेरी यहाँ और कोई जरूरत नहीं है ना? कृतिका ने पलटकर दिवाकर से सवाल किया। नहीं, अभी के लिए तो नहीं, मुझे मजबूरी में तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, वरना ऐसे छोटी मोटी बात के लिए मैं तुम्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। दिवाकर काफी शर्मिंदा था। वो एक जाना माना डायरेक्टर था, उसके बावजूद भी प्रोड्यूसर्स वाले मैटर को सॉल्व करने के लिए उसे कृतिका को यहाँ बुलाना पड़ गया, जो कि उसे नाकारा महसूस करवा रहा था। ऐसा है तो फिर मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ, रत्नाकर तुरंत बोल पड़ा। खांसने की आवाज। अनुपम खांसने लगा। रत्नाकर, मैं कृतिका को उनके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। आज से पहले अनुपम ने रत्नाकर को किसी की गुड साइड में आने के लिए कभी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को इस कदर नीचे गिराते हुए नहीं देखा था। ऐसा है तो क्यों ना साथ में चले? रत्नाकर ने मन बना लिया था कि वो कृतिका के मन में अपनी एक अच्छी इंप्रेशन बनाकर ही दम लेगा। उसे बस एक बात का पछतावा था, और वो ये कि जब कृतिका ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में एक सिंपल एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रही थी, तब उसे मालूम नहीं था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर उसे मालूम रहता कि कृतिका निखिल के लिए कितनी खास है, तो वो उसके कंपनी में काम करने के दौरान ही उस पर अपनी अच्छी इंप्रेशन बना लेता। और अब जब कृतिका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली थी, तो उसे उससे ज्यादा इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिलने वाला था। इसलिए कृतिका को इम्प्रेस करने के लिए वो हर एक छोटे से छोटे मौके को भी बर्बाद नहीं जाने देना चाहता था। इस दौरान बिशन अब तक एक प्राइवेट क्लब हाउस आ चुका था, जो कि उस क्लब के सभी एम्प्लॉयज उसे पहले से जानते थे। इसलिए उन्होंने उसे सीधे उसके कमरे की चाबी दे दी। कमरे में आने के बाद उसने अनुष्का को कॉल किया। लगभग 1 घंटे बाद अनुष्का वहां एक सेक्सी ड्रेस पहने आ पहुंची। बिशन ये देखकर कि कमरे में और कोई नहीं था, वो सीधे उसका नाम पुकारते हुए उसे हक करने के ख्याल से उसकी ओर बढ़ी। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी सेक्सी ड्रेस में उसे देखने के बाद भी बिशन का चेहरा पत्थर जैसा ही रहेगा। साफ तौर से वो उस वक्त उसके करीब नहीं आना चाहता था। हैरान होते हुए अनुष्का ने साइड से खड़े होकर अपने दोनों हाथों को उसके बाएं कंधे पर रख दिया। क्या बात है बिशन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विशन ने अनुष्का के हाथों को अपने कंधे से झटक दिया, जो उसके कंधे का मसाज कर रहे थे। फिर उसने रूखे बन से उसे ऑर्डर दिया, तुम्हें ट्विटर पर कृतिका से माफी मांगनी होगी और ये कहना होगा कि इससे पहले जो पोस्ट तुमने किया था, उसमें लिखी हर एक बात गुस्से में कही गई थी और वो सब झूठ था। पर क्यों? अनुष्का शॉक थी। विशन ने आज से पहले तो कभी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। क्यों, ये तुम पूछ रही हो? तुमने दिवाकर को नाराज किया, जिसने पहले ही कई डायरेक्टर्स को तुम्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने से मना कर दिया है। कृतिका के खिलाफ तुमने जो भी साजिश रची, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने उसमें दिवाकर को क्यों घसीट लिया? गुस्से से बिशन के होंठ कांप रहे थे। इतने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुमने सोशल मीडिया पर ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि अब ओबेरॉय कॉर्पोरेशन भी तुमसे पूरी तरह नाराज हो गया है। इस सब का ओबेरॉय कॉर्पोरेशन से क्या लेना देना? अनुष्का ओबेरॉय कॉर्पोरेशन पर बिफर पड़ी। उन्हें उसके मामले में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? फाइट क्वीन मूवी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ही है, फिर उनका इस सब से कोई लेना देना क्यों नहीं होगा? बिशन धीमी आवाज में बोला, कृतिका ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है और वो उस लड़की को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी ही होगी। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और गुस्से में ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ने फिल्म इंडस्ट्री से तुम्हें बैन कर दिया, तब तुम्हारे करियर को बचाने के लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त अनुष्का के दिल में कृतिका के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सवाल उसके फ्यूचर का था, तो उसने इस बात को मजाक में नहीं लिया। अगर मैं उससे माफी मांग लेती हूँ, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? विशन ने कोई सही जवाब नहीं दिया। पहले तुम मुझसे माफी मांगो, फिर देखते हैं। इस वजह से वहां से लौटने के बाद रात में अनुष्का ने ट्विटर पर जाकर कृतिका से माफी मांगी। मैंने सच जाने बगैर ही 2 दिन पहले काफी कुछ बोल दिया और लोगों को बिना किसी सबूत के ब्लेम करती रही। कृतिका और दिवाकर सर को मुश्किल में डालने के लिए
मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी टू बोथ ऑफ यू। मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी जिस वजह से डायरेक्टर सर को फिल्म से मेरे सीन्स कट करने पड़े। फिल्म की क्वालिटी अगर मेरी वजह से खराब होती है तो ये बात मुझे भी गवारा नहीं होती। जो कुछ भी मैंने पहले कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। उस पोस्ट में अनुष्का ने दिवाकर और कृतिका को टैग कर दिया था। उसके सारे के सारे फैंस चौंक उठे। एक एक करके वे सब यही कहते रहे कि उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं। मुझे पता है अनुष्का को दबाया जा रहा है। दिवाकर और कृतिका कितने गिरे हुए हैं, खास करके वो कृतिका। पता नहीं कृतिका ने किस तरह के घटिया तरीके को यूज कर अनुष्का को खुद से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद अनुष्का के सारे फैंस कृतिका को ट्विटर पर टारगेट कर उसे दोबारा से डांटने लगे। ये सब देखने के बाद अनामिका ने तुरंत कृतिका को कॉल किया। कृतिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ट्विटर अकाउंट पर क्या हो रहा है? नहीं, कहीं अनुष्का के फैंस फिर से मुझे परेशान करने तो नहीं आ गए? पता नहीं कैसे, पर उस लड़की ने आसानी से गेस कर लिया कि अनामिका उसे क्या बताना चाहती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जरा भी स्ट्रेस में नहीं हो? अनामिका हेल्पलेस फील कर रही थी। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक नजर इसे देखना चाहिए। उस अनुष्का के फैंस को तुम यूं ही खुद को अब्यूज नहीं करने दे सकती हो। आप कहती हैं तो मैं देख लेती हूँ। कृतिका ने सोचा नहीं था कि अनामिका उससे जुड़ी इस बात को इतनी सीरियसली फॉलो कर रही थी। अनामिका शर्मिंदगी से बस हंस कर रह गई। एक्चुअली में घर पर आने के बाद मेरे पास करने को कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है, इसलिए मैं ट्विटर या फेसबुक चलाने लग जाती हूँ। अभी जब मैंने अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया तो सबसे पहले मेरी नजर अनुष्का के पोस्ट पर ही गई। थोड़ी देर और उससे बात करने के बाद कृतिका ने फोन कट कर दिया। फिर उसने अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन किया। अनुष्का के पोस्ट को देखने के बाद गुस्से से उसके होंठ किनारे की ओर से ऊपर उठ गए। क्या इसे माफी मांगना कहते हैं? भले ही वो दिखने में एक माफीनामा लग रहा था, लेकिन उस पोस्ट में अनुष्का ने बड़ी ही चालाकी से खुद को विक्टिम बताया था, जिसके साथ कृतिका और दिवाकर ने काफी गलत किया था। जो कुछ भी उसने किया था वो उससे अनजाने में हुआ था और फिल्म से जुड़े उसके सीन्स को बिना किसी कारण के डिलीट कर दिया गया था। ये कहकर कि उसकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसके पोस्ट को पढ़ने के बाद अनुष्का के लिए दिल में नफरत लिए कृतिका जोरों से हंस पड़ी। उसकी खिलखिलाहट ने अनुराधा का ध्यान भी खींच लिया। जब वो कृतिका के कमरे में आई तो उसने देखा कि वो ट्विटर पर एक पोस्ट टाइप कर रही थी। ये मैसेज अनुष्का के सभी फैंस के लिए है। मैं तुम लोगों से कल मिलती हूँ। कृतिका का बस एक ही मैसेज अनुष्का के सभी फैंस को हैरान करने के लिए काफी था। डर के मारे उन्होंने आगे उसे टारगेट करना ठीक नहीं समझा। किस तरह का डराने वाला पोस्ट था ये? अनुराधा जो साइड से खड़ी होकर कृतिका के मोबाइल में ये सब देख रही थी, वो भी स्पीचलेस हो गई। आखिर उसकी बेटी ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि उसे परेशान करने वाले सभी लड़कियां अचानक से डर कर ऑफलाइन हो गई? उसने तो बस कैजुअली उनसे कहा था कि चलो कल मिलते हैं। इसमें कुछ डराने जैसा क्या था? इधर अनुष्का के फैंस अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में कृतिका को उकसाने के कारण डर से पछताते हुए उसके किए गए पोस्ट का मतलब क्या था इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हे, ये कल मिलते हैं से कृतिका का क्या मतलब था? वो कल क्या करना चाहती है? कहीं कहीं वो अनुष्का के किसी बुरे काम को एक्सपोज तो नहीं करने वाली है? बेकार की बातें बंद करो। अनुष्का कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम डर क्यों रहे हैं? कुछ देर तक उस कमेंट के बाद वहां दूसरा कोई कमेंट नहीं आया। बात तो सही थी, अगर अनुष्का ने किसी भी तरह का कोई बुरा काम नहीं किया है तो उन्हें कृतिका के कल मिलते हैं वाली पोस्ट से डरने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब दोबारा से कृतिका को टारगेट करें, इसलिए वो सभी चुप रहे। कृतिका दी, आप सोई तो नहीं ना? ज्योत्सना ने देर रात कृतिका को मैसेज किया। नहीं, अभी तो नहीं, कृतिका ने रिप्लाई किया। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, प्लीज उसे देखिए। उस मैसेज के एंड में ज्योत्सना ने एक स्माइलिंग इमोजी भी ऐड कर दिया था। उसके बाद उसने उसे अनुष्का के फैंस के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में हुए कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट सेंड किया। उसी के साथ बैठकर उससे बातें कर रही अनुराधा ने भी उस स्क्रीनशॉट को देखा। कृतिका वैसे भी उनसे ये सब चीजें छिपाती नहीं थी। अनुराधा उस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर चौंक उठी।
वो सच में कृतिका से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने उनके साथ क्या किया था। मेरी एक दोस्त अनुष्का के फैन क्लब में है, उसी ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा है। ज्योत्सना ने एक्सप्लेन किया, वो वैसे भी अनुष्का की कोई हार्डकोर फैन नहीं है, इसलिए जैसे ही उसने फाइट क्वीन मूवी को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसने उसके फैन क्लब को छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन मेरे कहने पर उसने उसके फैन क्लब को छोड़ा नहीं, बल्कि वो वहां हो रही छोटी से बड़ी हर एक बात पर मेरे लिए नजर रखने लगी। दोनों के बीच बातें होती रही। इस दौरान अनुष्का के फैंस ने दोबारा से कृतिका को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ कृतिका के फैंस खुशी से पागल हुए जा रहे थे। कृतिका कितनी डोमिनेटिंग है, बस एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस से उसने अनुष्का के सारे बददिमाग फैंस को इस कदर डरा दिया कि वे अब कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। आज पहली बार खुद को शेर समझने वालों का सामना किसी सवा शेर से जो हुआ है। हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए। हम अनुष्का के फैंस को यूं ही कृतिका को बार बार ट्रोल करने नहीं दे सकते। अब अनुष्का और उसके फैंस को ट्रोल करने की बारी हमारी है। अंत में किसी एक के कहने भर से कई इंटरनेट यूजर्स कृतिका के सपोर्ट में वहां आ गए और अनुष्का और उसके फैंस को टारगेट करने लगे। भले ही कृतिका के फैंस की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो जितने भी थे अनुष्का और उसके फैंस को सबक सिखाने के लिए काफी थे। इस दौरान ज्योत्सना ने ट्विटर और व्हाट्सएप पर कृतिका को लेकर एक ऑफिशियल फैन क्लब स्टार्ट कर दिया। ऑफिशियल, इस एक वर्ड को देखते ही तेजी से इंटरनेट यूजर्स उस फैन क्लब से जुड़ने लगे। थोड़ी देर उन सभी की ज्योत्सना से चैट हुई। उसके बाद उसके कहने पर सभी अनुष्का के ट्विटर पेज पर चले गए और उसके पेज को बस एक सिंगल मैसेज से स्पैम करने लगे, हम कल मिलते हैं। कुछ पल में ही उसके ट्विटर पेज पर सिर्फ वही एक मैसेज दिखाई देने लगा था, हम कल मिलते हैं। कृति, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वे सब तुमसे इतनी पूरी तरह डर गए? अपनी उत्सुकता को और न रोक पाने के कारण अनुराधा ने आखिर में कृतिका से वो सवाल कर ही दिया। कुछ ज्यादा नहीं माँ, इससे पहले प्रेम के फैंस ने मुझे अनुष्का के फैंस की ही तरह परेशान किया था। तब मैंने उसके ड्रग एडिक्ट होने की बात एक्सपोज कर दी थी। वैसी ही धमकी मैंने अनुष्का के फैंस को दी है, बस। कृतिका ने कैजुअली जवाब दिया। अनुराधा एकदम से चुप हो गई। इसे कुछ ज्यादा कैसे नहीं कहेंगे? अब समझ में आया क्यों अनुष्का के फैंस उसकी बेटी से इस कदर डर गए थे। उन्हें इस बात का डर लग रहा होगा कि कृतिका कहीं अनुष्का से जुड़े किसी स्कैंडल को एक्सपोज न कर दे। अनुराधा गर्व से मुस्कुरा उठी। कैसे उसने एक ऐसी लड़की को जन्म दे दिया जिसे जरा सा भी उकसाने से लोग डरते थे। अगले दिन कृतिका को काम पर जाना था। जैसे वो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन पहुंची, उसे दिवाकर का कॉल आया। कृतिका, वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। हमारी फिल्म को 58 करोड़ 58 करोड़ की ह्यूज ओपनिंग मिली है। खुशी के मारे दिवाकर के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जो भी मूवी को डायरेक्ट करता था, उसे क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यू मिलते थे। साथ ही फिल्म लोकल लेवल पर ब्लॉकबस्टर भी होती थी, लेकिन उसका कलेक्शन एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाता था। इस बार फिल्म के कलेक्शन ने उसकी पिछले फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, जिस वजह से वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कृतिका ने मुस्कुराते हुए पोलाइटली दिवाकर की तारीफ की। कंग्रेचुलेशंस दिवाकर सर, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। तुम भी जानती हो ये बात सच नहीं। फिल्म को मिली इतनी बड़ी ओपनिंग का कारण तुम हो कृतिका। उस वक्त दिवाकर खुद को कृतिका को एडमायर करने से रोक नहीं पा रहा था। इतनी यंग होने के बाद भी वो कितनी टैलेंटेड और रिस्पॉन्सिबल थी। साथ ही उसे अपनी बात पर कायम रहना आता था। जो वो कहती थी उसमें उसे पूरा करने का दमखम भी था। उसके साथ काम करते हुए उसे किसी तरह की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। दिवाकर सर, मूवी को मिली ह्यूज ओपनिंग का कारण पब्लिक के बीच इस बात को लेकर बनी क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्यों अनुष्का की सीन्स को फिल्म से हटाया गया। इसलिए आपको पहले से इस बात के लिए मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि जैसे ही वो क्यूरियोसिटी खत्म होगी, मूवी की अर्निंग में भारी कमी आएगी। कृतिका ने समझदारी भरी बात की थी। मैं समझता हूँ, दिवाकर मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बात के लिए पहले से तैयार हूँ। लेकिन आज तो तुम अनुष्का के खिलाफ अपनी चाल चलने वाली हो ना? हाँ, मेरे लिए गए कदम के बाद मूवी की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ जाएगी।
लेकिन उसकी अर्निंग के फिर से बढ़ने में 1-2 दिन का समय लगेगा, कृतिका ने कहा। अब तो दिवाकर कृतिका पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था, इसलिए वो मुस्कुराकर उसकी बात से सहमत हो गया। फोन कट करने के बाद कृतिका ने एंटरटेनमेंट सेक्टर के उन सोशल मीडिया हैंडलर्स से कांटेक्ट किया, जिनके साथ मिलकर उसने अनुष्का के खिलाफ अपना प्लान डिस्कस किया था। उस लड़की को बर्बाद करने के लिए वो यूं ही हवा में हाथ पैर तो नहीं मार सकती थी ना, उसे इसके लिए पूरी तैयारी पहले से करके रखनी थी। उसने पहले ही उन मीडिया कंपनीज को अनुष्का के पास्ट में किए गए घटिया और गिरे हुए कामों के अच्छे खासे सबूत दे दिए थे। कुछ वक्त पहले उसने बलविंदर को भी प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ मिलकर काम करेगी, इसलिए अनुष्का से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले उसने उसे ही बताया था। जल्द ही उन सभी मीडिया गॉसिप अकाउंट्स ने कृतिका के कहे अनुसार अनुष्का के खिलाफ अपना अपना काम शुरू कर दिया। एट स्किन एंटरटेनमेंट ने सबसे पहले अनुष्का से जुड़े एक स्कैंडल को एक्सपोज किया, जिसमें बताया गया था कि पॉपुलर होने से पहले अनुष्का एक अमीर इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, और जब उस आदमी की बीवी ने उन्हें करीब आते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। उसके बाद दूसरे मीडिया अकाउंट सर्कल एंटरटेनमेंट ने आगे की कहानी बताई। उसके बाद उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और फिर अमीर लोगों की पार्टी में जाने लगी, ताकि उन लोगों का ध्यान उस पर जाए। उसने उनकी फिजिकल नीड्स को पूरा किया और बदले में उनसे महंगे गिफ्ट्स लेती रही। कई अमीरों को खुश करने के बाद कुछ खास रिच लोगों ने उसे लेकर लो बजट के वेब शो में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अपनी इन कोशिशों के बाद फाइनली वो एक सी लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में आने में कामयाब हो गई, लेकिन अपने फायदे के लिए उसने अभी भी अमीरों के बिस्तर को गर्म करना नहीं छोड़ा था। ठीक उसके बाद एक और फेमस मीडिया अकाउंट एक्सपर्ट एट गॉसिप ने कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए। इसमें किसी नॉर्मल इंटरनेट यूजर ने उनसे बात करने की कोशिश की थी। उसके पास अनुष्का के घटिया कैरेक्टर को लेकर कुछ एविडेंस थे। उसके हिसाब से चूंकि शुरू में अनुष्का ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, इसलिए उसकी खबर को मीडिया वालों ने अपने चैनल पर दिखाने से मना कर दिया था। लेकिन इस वक्त चूंकि वो मीडिया की चर्चा का विषय बनी हुई थी, इसलिए इस खबर को बाहर लाने के लिए ये एक सही समय था। एक्सपर्ट एट गॉसिप को उस शख्स ने डिटेल में अनुष्का से जुड़ी बात बताई। मैं एक प्राइवेट क्लब हाउस में काम करता हूँ। अनुष्का अपनी शुगर डैडी के साथ हमेशा इस क्लब में आती है। वो लड़की अपने साथ कुछ अदर सेलिब्रिटी लड़कियों को भी लेकर आती है, और उसका शुगर डैडी जो कि खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो अपने साथ कुछ अदर बिजनेसमैन को लाता है। साथ मिलकर सब पार्टी करते हुए वो सब एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही इंटीमेट होते रहते हैं। उनके लिए यहाँ कुछ कमरे हमेशा रिजर्व रहते हैं, जहाँ वो अक्सर किसी न किसी के साथ रात बिताती है। अनुष्का को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे गंदे पोस्ट को देख उसके फैंस काफी नाराज हो गए। तुरंत उन्होंने अनुष्का के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या इन मीडिया वालों का? अनुष्का खुद एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, फिर अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए वो किसी अमीर आदमी से इंटीमेट क्यों होगी? सच में यहाँ तो झूठ बोलने की हद ही हो गई। जिसकी फैमिली का खुद का बिजनेस अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है, जिसके पास पहले से ही हर तरह के रिसोर्सेज हैं, फिर किसी छोटे मोटे बिजनेसमैन के फेवर को पाने के लिए उसे उसके करीब आने की क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन बदकिस्मती से एक और मीडिया अकाउंट ने ये बात एक्सपोज कर दी कि अनुष्का जिस रिच फैमिली से बिलोंग करने की बात कर दी है, एक्चुअल में ऐसी कोई फैमिली है ही नहीं। उसके पेरेंट्स दूर दराज के गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बाद में जब अनुष्का ने फेम और कुछ पैसा कमाया, तो उसने शहर में अपने पेरेंट्स के नाम से एक मल्टी स्टोरीज खरीद लिया, जो कि उसके करियर में उसके पेरेंट्स का पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। इसलिए उन्होंने मीडिया में कभी भी आने की कोई कोशिश नहीं की। एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर ने भी अनुष्का के इस झूठ को एक्सपोज करने के लिए ट्विटर पर एक पोस्ट किया। जो मल्टी स्टोरीज अनुष्का के पेरेंट्स के नाम पर है, वो मेरे ही शहर में है, और उसके पेरेंट्स पहले मेरे ही गांव में रहते थे। उसके दोनों पेरेंट्स मिलकर किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उस वक्त वो फेमस नहीं थी, लेकिन जब वो फेमस हुई तो उसने खुद को एक अमीर घराने की लड़की बताना शुरू कर दिया। वो शायद नहीं चाहती होगी कि लोग उसके अतीत के बारे में कुछ भी जाने, इसलिए उसने शहर में वो मल्टी स्टोरी खरीदी जो उसके पेरेंट्स के नाम पर है।
और फिर उसने अपने पेरेंट्स को वहीं शिफ्ट कर दिया और खुद मुंबई शिफ्ट हो गई। जल्दी ही अनुष्का के साथ मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने वाले उसके एक दोस्त ने उस इंटरनेट यूजर की कही बात को सच बतलाया। इस पूरे समय में अनुष्का के फैंस अपनी काबिलियत के हिसाब से उसे डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये सब बस हमारे अनुष्का को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये लोग कोई ठोस सबूत नहीं दिखा दे, हम इनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो सारा ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इंटरनेट यूजर्स का दिल अनुष्का के फैंस के लिए दुखने लगा। बेचारे अनुष्का के फैंस जैसे ही वो कोई एक बात कहकर अनुष्का को सपोर्ट करते हैं, सामने से एक नई पोस्ट अनुष्का के अगेंस्ट आकर उनके मुंह पर तमाचा दे मारती है। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं तुरंत किसी से भी आर्ग्यू करने नहीं लग जाती, नहीं तो बार बार बहस करके मेरा दिल दुखने लगता। इस वक्त अनुष्का का फैन बने रहना भी बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब उन्होंने पहले खुद ही कहा था कि अनुष्का कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। लेकिन आखिर में एक एक करके उससे जुड़े सारे गड़े मुर्दे निकल कर लोगों के सामने आ रहे हैं। जब ये बात एक्सपोज हुई कि जिस ऊंचाई पर वो पहुंची उसका कारण अमीर लोगों की फिजिकल नीड्स को पूरा करना है, तो उसके फैंस ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और उनके ऐसा कहने के कुछ ही घंटों बाद ये बात एक्सपोज हो गई कि अनुष्का के किसी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली बात पूरी तरह झूठी है। लेकिन अब वो लोग इन सब बातों का प्रूफ मांग रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बिना किसी प्रूफ के वो लोग किसी के भी बात पर भरोसा नहीं करने वाले थे। जल्दी ही कोई ये प्रूफ भी लेकर आता ही होगा। जैसा सोचा जा रहा था हुआ भी वैसा ही। बलविंदर ने अनुष्का के कुछ फोटोज मीडिया में पोस्ट किए, जिसमें वो दूसरी सेलिब्रिटी लड़कियों और कुछ बिजनेसमैन के साथ मिलकर क्लब हाउस में पार्टी कर रही थी। उस पिक में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सारी लड़कियां चेयर पर बैठे होने की जगह किसी न किसी बिजनेसमैन की जांघ पर बैठी हुई थी। और उन लड़कियों में से एक लड़की अनुष्का भी थी, जिसे उस बिजनेसमैन ने अपनी बाहों में भर रखा था। अब ये तस्वीर में वो उस आदमी के साथ किसी कमरे में जा रही थी। फोटोज में एक पिक ऐसी भी थी जिसमें क्लब हाउस में पार्टी करते हुए प्रेसिडेंट बिशन भी नजर आ रहा था। लेकिन अनुष्का उस पिक में बिशन के साथ इंटीमेट ना होकर किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी, जबकि बिशन की बाहों में कोई और था। ये कितना भद्दा फ्रेंड सर्कल है। सोशल मीडिया के अनुसार अनुष्का के ऊपर प्रेसिडेंट बिशन का हाथ है, लेकिन अब ये बात इतनी सिंपल नहीं लगती। बिशन बस उसके साथ खेल खेल रहा है और अपने सभी क्लाइंट्स को अनुष्का की बदौलत खुश रख रहा है। जरूर वो खुद भी उसके साथ मजे करता ही होगा। अब समझ में आया कि क्यों बिशन की कंपनी हमेशा उसे सपोर्ट करती है और उसकी हर जरूरत को पूरा करती है। पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो सीधे सीधे खुद को बेच रही है। ये सारी तस्वीर पुरानी ना होकर हाल फिलहाल में खींची गई थी। जिस तरह से कृतिका ने सोनाली के करियर को धीरे धीरे बर्बाद किया था, वैसा ही कुछ उसने अनुष्का के साथ नहीं किया, बल्कि उसके साथ इकट्ठा किए गए सारे एविडेंस उसने एक बार में ही मीडिया को दे दिए। वो नहीं चाहती थी कि लंबे समय तक उसका नाम लोगों की जुबान पर रहे। इससे फाइट क्वीन मूवी को मिल रही पॉपुलैरिटी पर उल्टा असर भी हो सकता था। अब जब अनुष्का से जुड़े सारे स्कैंडल्स लोगों के सामने आ गए थे, तो उसकी तरफदारी करने वाले हर शख्स का मुंह बंद था। हर मीडिया चैनल अब इसी न्यूज रिपोर्ट को टेलीकास्ट कर रहा था। अनुष्का हमेशा से लोगों के अटेंशन को पाने की कोशिश में रहती थी, लेकिन उसे कभी भी उनका अटेंशन नहीं मिला। पर इस स्कैंडल ने उसे लाइमलाइट में जरूर ला दिया था, लेकिन काफी बुरे तरीके से। उसके सारे फैंस हैरान थे, क्या ऐसी गिरी हुई लड़की उन सभी की आइडियल थी? अब वो चाहकर भी उस पर लगे इल्जामों को झुठला नहीं सकते थे। बलविंदर की पोस्ट की गई तस्वीरों ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया था। अचानक से उसके फैन ग्रुप में बवाल मच गया। क्या उन तस्वीरों में सच में अनुष्का ही है? मुझे लगता है उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनुष्का, क्या तुम इन सभी स्कैंडल्स को लेकर कुछ कहना नहीं चाहोगी? ट्विटर पर हर कोई अनुष्का के किसी कमेंट के आने के इंतजार में था, और इस दौरान कृतिका का कोई न कोई फैन रह रहकर उसे और उसके फैंस को ट्रोल जरूर कर रहा था। हमने तो कहा था ना कि हम कल मिलेंगे। अनुष्का के सभी फैंस, तुम सब कैसे हो? हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि कृतिका से पंगा मत लो, लेकिन तुम लोगों ने हमारी बात ही नहीं मानी।
अगर तुम सब हमारी बात मान लेते तो अभी तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। हमने कहा था ना कि कल हम मिलेंगे, देखो तुम लोगों से मिलने के लिए आ भी गए। स्वागत नहीं करोगे हमारा तुम सब? तो अनुष्का, अब जाकर तुम्हें काफी पछतावा हो रहा होगा ना। पहले अगर तुमने कृतिका को टारगेट नहीं किया होता तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं होती। मेरा दिल अनुष्का के लिए दुखता है। कृतिका ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि वो उसे किसी भी तरह से उकसाए नहीं। उसने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार कहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी उस लड़की ने उसे तंग करना बंद नहीं किया। अब देखो कृतिका ने उसका क्या हाल कर दिया। मेरा दिल अनुष्का के लिए दुखता है। उस कमेंट की ये पहली लाइन तुरंत ट्रेंड होने लगी। आखिर में हर ट्विटर यूजर हैशटैग मेरा दिल अनुष्का के लिए दुखता है को रीट्वीट करने लगा। मेरा एक सवाल है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस सब के पीछे कृतिका का हाथ है? अगर उसका नहीं है तो और किसका है? अनुष्का ने कितनी बुरी तरह से उसे परेशान किया था, ऐसे में वो उससे बदला क्यों नहीं लेती? और क्या कल की उसकी पोस्ट किसी को याद नहीं? उसने कहा था कि कल मिलते हैं, यानी कि ये सब कुछ जरूर उसने ही किया है। इंटरनेट पर एक्टिव कृतिका ने उन सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद फाइनली एक ट्वीट किया, प्लीज आप सब फाइट क्वीन मूवी को सपोर्ट कीजिए और उसे देखने के लिए थिएटर जरूर जाइए। उस पल में अनुष्का की पार्ट फिल्म से डिलीट क्यों किए गए ये जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था। खैर, उसका पास्ट इतना घिनौना था कि अगर ये सारी बातें पहले ही मीडिया के सामने आ जाती तो इसका मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर कुछ ज्यादा ही बुरा असर पड़ता। शायद दिवाकर इन सब के बारे में जान गया था, इसलिए उसने अनुष्का के सारे सीन्स को पहले ही डिलीट कर दिया। इंटरनेट यूजर्स को उस ड्रामे में आगे क्या होता है ये जानने से मतलब था, बाकी की किसी भी चीज से नहीं। कृतिका का खुद से मूवी के सपोर्ट में एक ट्वीट करना वापस से इंटरनेट यूजर्स का ध्यान उसकी फिल्म की ओर ले आया था। हा हा हा, कितनी चालाक है कृतिका, आई लाइक इट। अनुष्का को पूरी तरह से बर्बाद करने के साथ साथ उसने अपनी मूवी की भी पब्लिसिटी कर दी। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे फसाद को मीडिया के सामने सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि मूवी को प्रमोट किया जा सके। हाँ, लेकिन इस सब से लोगों का ध्यान अपने आप मूवी पर चला जरूर गया है। काफी शातिर है कृतिका, उसका इस कदर शातिर होना मुझे पसंद है। मैं तो हैरान हूँ, कृतिका बस अपनी मूवी को प्रमोट करना चाहती है। अनुष्का के साथ उसने जो कुछ भी किया उसके बारे में तो वो एक शब्द भी नहीं बोल रही, और इस बात को लेकर मुझे उससे कोई नाराजगी भी नहीं। ये हो क्या रहा है? हाँ यार, मुझे भी उससे कोई नाराजगी नहीं। कृतिका की पर्सनालिटी ही ऐसी है। दिवाकर कितना खुशकिस्मत है कि कृतिका उसकी मूवी में काम करने के लिए राजी हो गई। इस तरह से एक एक्ट्रेस के साथ साथ उसे अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए एक टॉप लेवल की पीआर भी मिल गई। अपनी काबिलियत से वो हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेती है। अगर लोग उसे एक पीआर ऑफिसर के तौर पर हायर करना चाहें तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगी। सच में यार, अगर कृतिका इस फिल्म में काम नहीं कर रही होती और तब दिवाकर उसे एज अ पीआर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए हायर करता तो उसे एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती कृतिका के लिए। कृतिका के होते हुए फाइट क्वीन मूवी को किसी भी तरह से पब्लिसिटी टीम की कोई जरूरत नहीं, वो लोग चाहें तो क्विट कर सकते हैं। यानी कि आगे से अगर कृतिका किसी भी फिल्म में काम करती है तो उस फिल्म की पब्लिसिटी का काम भी वो खुद ही संभाल लेगी। जो मूवी कृतिका की फिल्म के साथ साथ रिलीज हुई है उनके लिए तो मुझे रोना आ रहा है। थोड़ी देर बाद ही किसी ने मूवी की वीकेंड बॉक्स ऑफिस अर्निंग की रिपोर्ट एक दूसरे के साथ शेयर की। कल सुबह तक फिल्म ने 40 करोड़ की कमाई की थी और संडे के सारे शोज कंप्लीट हो जाने के बाद फिल्म की फाइनल अर्निंग 58 करोड़ है। और जो कुछ भी हो रहा है उससे तो फिल्म की कलेक्शन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ जब अनुष्का ने ये बात नोटिस की कि उसके सीन्स को ऐड किए बिना ही फिल्म की कलेक्शन कितनी शानदार हुई है तो उसे ऐसा सदमा लगा कि वो लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। साथ ही उससे जुड़े कई स्कैंडल्स धीरे धीरे लगातार मीडिया में दिखाए जा रहे थे। उन्हें देखने के बाद वो समझ गई कि उसका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। बेचैन होकर वो तुरंत बिशन से मिलने के लिए उसकी कंपनी चली गई। उस पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेचैनी में उसका नाम पुकार उठी, बिशन। लेकिन बिशन इस वक्त कुछ बदला सा नजर आ रहा था।
उसने उसे चुप कराने या शांत करने की कोई कोशिश नहीं की और दूर से ही हाथ के इशारे से उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। पिछले दिन भी बिशन के बिहेवियर में बदलाव को अनुष्का ने महसूस किया था और आज उसकी बेरुखी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसके रूखेपन ने उसका दिल तोड़ दिया था। बिशन तुम अनुष्का, बेहतर होगा कि तुम मुझे सर कहकर बुलाओ। बिशन ने उसकी बात बीच में काटते हुए फटकार लगाई। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये इश्यू कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है जिसे तुम अकेले हैंडल नहीं कर पा रही। सच कहूँ तो इस सब में मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बिशन, आप मजाक कर रहे हैं ना? आपकी जैसी बड़ी शख्सियत कृतिका जैसी अदनी सी लड़की से कैसे हार सकती है? अनुष्का ने चापलूसी करते हुए बिशन की तारीफ की। इंडस्ट्री में आपके कनेक्शन नामी गिरामी लोगों से हैं। बस आपको उन कनेक्शंस को यूज कर कृतिका को तब तक के लिए फिल्म इंडस्ट्री से बैन करना है जब तक कि वो मेरे बारे में और कोई अफवाह फैलाना बंद ना कर दे। इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। विशन के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव ना आते देख अनुष्का तुरंत आगे बोलने लगी। मैं जानती हूँ लोगों का एहसान अपने सर लेना आपको पसंद नहीं। चिंता मत कीजिए, आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं पहले की ही तरह वो सब आपके लिए करूंगी। पहले भी मैंने आपके किसी भी क्लाइंट को आपके कहने पर खुश करने से मना तो नहीं किया है ना? अगर कृतिका वाले इश्यू को सॉल्व करने में आप मेरी मदद करेंगे तो आगे फ्यूचर में आप मुझसे जो भी करवाना चाहेंगे वो सब मैं करती रहूंगी। लेकिन उसकी बातों से बिशन के कानों में तो जूं तक नहीं रहेंगी। समझने की कोशिश करो अनुष्का, इस स्कैंडल में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है, फिर क्यों जरूरत पड़ने पर आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे? तुम्हें जानना है क्यों? क्यों मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा? ठीक है, मैं बताता हूँ। बिशन ने चीखते हुए कहा। क्योंकि ओबेरॉय कॉरपोरेशन तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री से बैन करने का मन बना चुका है और उनके सामने मेरी हैसियत एक चूहे से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए जब तक वे लोग तुम्हें माफ नहीं कर देते मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उनके इस मैटर में इन्वॉल्व होने के कारण मैं हेल्पलेस हो गया हूँ। बैन करने का मन बना चुके हैं? बिशन ने एक दिन पहले जब ये बात उसे बताई थी तो अनुष्का थोड़ी तो परेशान हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इस मुश्किल से वो किसी न किसी तरह बाहर निकल आएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ ना होते देख वो इतनी डर गई थी कि उसका पूरा बदन डर से कांपने लगा। ये कब हुआ? मेरी कृतिका से बस थोड़ी सी अनबन है, बस इतनी सी बात को लेकर वो मुझे बैन क्यों करना चाहते हैं? वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन के लिए काम करती है और वो उसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ती हुई देखना चाहते हैं। लेकिन कृतिका को लेकर एक के बाद एक स्कैंडल क्रिएट करके तुमने उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी, जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही तुमने दिवाकर को भी नाराज कर दिया। और जो न्यूज मेरे कुछ दोस्तों से मुझे मिली है उसके हिसाब से दिवाकर ने अपने सर्कल के सभी डायरेक्टर्स को तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया है। वो तक तुम्हें इंडस्ट्री से बैन करना चाहता है। यानी कि आगे से तुम्हें किसी भी डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का मौका मिलने से रहा। रही बात ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तो चिंता और परेशानी में बिशन के मुंह से आह निकल गई। अगर उन्होंने तुम्हें इंडस्ट्री से सच में बैन कर दिया तब तुम मेरे किसी काम की नहीं रह जाओगी। लेकिन क्यों? मैं पहले ही कृतिका से माफी मांग चुकी हूँ। ये तो वो है जो इस मैटर को भूलकर आगे नहीं बढ़ रही। फिर वो मुझे पनिश क्यों करना चाह रहे हैं? अनुष्का इतनी परेशान थी कि उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब रोने से क्या फायदा? जिस कृतिका के लिए वो गड्ढा खोद रही थी उस गड्ढे में वो खुद ही जा गिरी थी। बस करो। विशन उसे रोते हुए देख चिढ़ गया। वो उससे और कोई बात नहीं करना चाहता था। जब तक ओबेरॉय कॉरपोरेशन तुम्हें माफ ना कर दे कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और बिशन के ख्याल से वो उसे माफ करने के मूड में जरा भी नहीं थे। लेकिन अनुष्का ने बिशन की बातों का गलत मतलब निकाल दिया। वो समझ गई थी कि अब ओबेरॉय कॉरपोरेशन ही उसके करियर को बचा सकता है। जिस दौरान अनुष्का मुश्किलों से घिर कर परेशान थी उस दौरान कृतिका को रह रह कर लगातार किसी न किसी का कॉल आ रहा था, जिसे रिसीव करते करते उसके हाथों में दर्द होने लगा था। ये सारे कॉल्स अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज और इन्वेस्टर्स के थे जो चाहते थे कि कृतिका उनकी फिल्मों की पब्लिसिटी का काम हैंडल करे। इस वक्त पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री के लिए कृतिका किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं थी। उसे और उसके दिमाग को कोई भी हरा नहीं सकता था। सच कहा जाए तो फाइट क्वीन मूवी एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं
कि अपने साथ रिलीज हुई हर मूवी को पीछे छोड़कर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में आगे निकल जाए। लेकिन कृतिका ने मूवी में थर्ड लीड प्ले करने के बावजूद भी फिल्म की ऐसी पब्लिसिटी की थी कि मूवी ने अपने साथ रिलीज हुई हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया। इस वजह से उन सभी मूवीज की प्रोडक्शन हाउस अपनी अपनी फिल्म की पब्लिसिटी टीम के साथ इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग कर रही थी। उन्हें किसी तरह कोई तो रास्ता निकालना ही था जिससे कि वो उसकी मूवी भले ही फाइट क्वीन से आगे नहीं निकल पाती लेकिन किसी तरह फ्लॉप होने से तो बच जाती। ये साल का अंत था। ऐसे में कोई भी इतने अच्छे मौके पर अपनी मूवी को फ्लॉप होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो सब यही सोच रहे थे कि ईयर एंड होने के कारण लोग उनकी फिल्मों को भारी तादाद में देखने जाएंगे, जिससे उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी। लेकिन कृतिका के कारण जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और वो सब मूवीज फ्लॉप होने की कगार पर पहुंच गई। इस वजह से वो सारी प्रोडक्शन कंपनीज कृतिका से परेशान हो गई थी। वो पीआर वर्क को छोड़कर एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी, तो सिर्फ उसे एक्टिंग करनी चाहिए थी, ना कि अपनी फिल्म के लिए पीआर का काम भी। जिस मूवी को सबसे ज्यादा लॉस हुआ था वो एक कॉमेडी मूवी थी। फिल्म में पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस होने के बाद भी उसे पब्लिक का कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इस वक्त उस कॉमेडी मूवी की प्रोडक्शन टीम फिल्म की पब्लिसिटी टीम के साथ मीटिंग में थी। फिल्म के लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या कोई आइडिया आप लोगों ने सोचा? उस सवाल के बाद पब्लिसिटी टीम का हर मेंबर एक दूसरे का मुंह देखने लगा। गुस्से में प्रोडक्शन टीम के हेड ने अपना हाथ टेबल पर जोर से दे मारा। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। वो लड़की कृतिका अपनी फिल्म की पीआर नहीं, बस एक एक्ट्रेस है और फिल्म की पब्लिसिटी वो प्रोफेशनल तौर पर कर भी नहीं रही। फिर भी उसने तुम लोगों को पब्लिसिटी के मामले में इतना पीछे छोड़ दिया है कि तुम सब उससे कम्पीट करने का कोई तरीका तक नहीं ढूंढ पा रहे हो। हमारा उससे कम्पीट करने का तरीका नहीं ढूंढ पाने का कारण उस लड़की का खुद को लेकर क्रिएट किए हुए स्कैंडल को एज अ पब्लिसिटी टूल यूज करना है। इस वक्त कोई स्कैंडल ही हमारी फिल्म में लोगों के इंटरेस्ट को वापस ला सकता है, लेकिन हमारी फिल्म के सभी एक्टर्स की इमेज साफ सुथरी है और वो खुद को लेकर किसी फेक स्कैंडल को भी क्रिएट करवाने के लिए राजी नहीं हो रहे। मान लिया जाए कि वो किसी फेक स्कैंडल के लिए राजी हो भी जाते हैं, तो भी इस सब में इतना वक्त निकल जाएगा कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। कृतिका का करंट स्टेटस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी यूनिक था। उसने सीधे सीधे सभी को ये बता दिया था कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए यूज कर रही है और आखिर में इंटरनेट यूजर्स के दिल में उसके लिए जगह भी बन गई और किसी को उससे नफरत नहीं रही हुई। पॉपुलर होने का ये तरीका टिपिकल ना होकर सभी की सोच से एकदम अलग था। आखिरकार कोई तरीका ना सोच पाने के कारण उस कॉमेडी मूवी की प्रमोशन टीम के हेड ने कृतिका को कॉल किया। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद फाइनली उसने कृतिका से सवाल किया, मिस कृतिका, अपनी मूवी के प्रमोशन को आप कब खत्म करने वाली है? कृतिका की भौहें उठ गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, जब तक मूवी थिएटर्स में दिखाई जाती रहेगी तब तक। उससे पहले इसे कौन रोकना चाहेगा? आपको इस बारे में मुझसे ज्यादा मालूम होना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ वो शख्स शर्मिंदा होकर अपना सिर पकड़कर बैठा था। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है। मैं बात कर रहा हूँ कि इस अग्रेसिव प्रमोशन की जो आप कर रही हैं ये कब खत्म होगी? ये तो अनुष्का पर डिपेंड करता है, कृतिका ने साफ साफ कहा। अगर वो मुझे टारगेट करना बंद कर देती है तो मैं भी उसके पीछे नहीं पड़ी रहूंगी। हाँ, दूसरों को भी मुझे टारगेट करने से बचना होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी कुछ ऐसा किया तो मैं उसे भी सबक सिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। वो प्रमोशन हेड सच में रोना चाहता था। वो चाहता था कि वो सारे बेवकूफ लोग गलती से भी कृतिका से उलझने का ख्याल अपने मन में ना लाए। ठीक है, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब यही है कि अगर अनुष्का फिर से आपको टारगेट नहीं करती है तो आप उससे जुड़े मैटर को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज नहीं करेंगे। मैं ठीक समझ रहा हूँ ना? फोन की दूसरी तरफ से उस शख्स ने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए जोर लगाकर वो सवाल किया। बिल्कुल ठीक। वैसे भी ये मैटर ना तो अच्छा था और ना ही बुरा। अगर इसके बारे में ज्यादा बातें की जाती तो इसका असर उल्टा भी हो सकता था। उस प्रमोशन हेड ने फाइनली फोन कट कर दिया और भगवान से प्रे करने लगा कि अनुष्का या कोई और कृतिका से दोबारा उलझने की कोशिश ना करे। उस रात निखिल की एक जरूरी बिजनेस गैदरिंग थी, इसलिए कृतिका उसके बिना ही शाम में घर लौट आई। कृतिका को अकेले देख अनुराधा सरप्राइज हो गई। अरे, निखिल कहाँ है? वो साथ में नहीं आया? आज उसकी जरूरी एक बिजनेस मीटिंग थी माँ,
इसलिए मैं अकेले ही घर आ गई। कृतिका ने एक्सप्लेन किया। आप क्या बना रही हैं? डोसा और साथ में बादाम की चटनी। तुम जानती हो ना, ठंड के मौसम में खासकर न्यू ईयर के नजदीक आने पर मुझे ये बनाना कितना पसंद है। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली। उसका ध्यान गैस चूल्हे पर चढ़े तवे पर था। इस दौरान कृतिका ने झट से प्लेट में रखी गर्मा गर्म डोसे की एक बाइट ले ली। वो काफी टेस्टी बना था। न्यू ईयर के दिन मैं दाल पिट्ठा बनाऊंगी, अनुराधा ने खुशी से कृतिका को देखते हुए कहा। अनुराधा के हाथ का बना दाल पिट्ठा खाए हुए कृतिका को एक जमाना बीत गया था। पिछले जन्म में उसकी माँ और वीरेंद्र के बीच हुए डिवोर्स की बात से कृतिका को कभी भी अपने माँ के हाथ का बना दाल पिट्ठा न्यू ईयर के वक्त खाने का मौका ही नहीं मिला था और आखिर में उनकी डेथ हो गई। इस जन्म में आखिरकार वो वीरेंद्र के घर को छोड़कर अनुराधा के साथ रहने के लिए आ गई थी। इस वजह से न्यू ईयर के मौके पर फाइनली उसे अपनी माँ के हाथ का दाल पिट्ठा खाने का मौका मिलने वाला था। खुशी से उसने तुरंत अनुराधा आंटी को हक कर लिया। माँ, मैं कितने दिनों से आपके हाथ का बना दाल पिट्ठा खाना चाहती थी। अरे, इस अचानक से मिले हक ने अनुराधा को हैरान कर दिया। पागल बच्ची, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे पता रहता कि तुम्हें दाल पिट्ठा खाना है तो मैं न्यू ईयर का वेट थोड़ी ना करती। उसके बाद उन्होंने कृतिका के माथे को प्यार से चूमा। नहीं माँ, न्यू ईयर के दिन दाल पिट्ठा खाने को मिलना, वो भी आपके हाथ का, उसकी बात ही अलग है। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। रात के 9 बजे फाइनली निखिल और अनुपम का ऑफिस का काम पूरा हुआ। सभी गेस्ट को अनुपम ने सी ऑफ किया, जबकि निखिल उन सब से कुछ पीछे बिल्डिंग की एंट्रेंस के पास रुका रहा। उनके जाने के लिए जाधव निखिल की पेंटले टाइप करते हुए एंट्रेंस के पास चला आया। निखिल आराम से अपनी कार में बैठ गया। अभी बाहर की ठंड से उसे हल्की सी राहत तक नहीं मिली थी कि अचानक से उसकी कार का दरवाजा एक बार फिर खुला और कोई तेजी से उसकी कार के अंदर घुस गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि जाधव और अनुपम को कुछ कर पाने का मौका ही नहीं मिला। निखिल की नजरें जब उस शख्स पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अनुष्का थी। मिस्टर ओबेरॉय, मैं अनुष्का हूँ, अनुष्का तेजी से बोली। उसके पास ऐसा कुछ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह वो निखिल से मिलने के लिए ओबेरॉय कॉरपोरेशन आई थी, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के उसे निखिल से मिलने ही नहीं दिया गया। लेकिन किसी तरह उसे इतना पता चल गया कि निखिल की आज शाम एक जरूरी बिजनेस मीटिंग है, जिसकी वजह से उसे देर तक अपने ऑफिस में ही रहना पड़ेगा। इसलिए वो सुबह से बिल्डिंग के आसपास रहकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी और जैसे ही उसकी नजर निखिल पर पड़ी, वो किसी रॉकेट की तरह भागकर उसकी गाड़ी में घुस गई। ओबेरॉय सर, मैंने कृतिका से पहले ही अपनी गलती की माफी मांग ली है। प्लीज सर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कम्प्लीटली बैन मत कीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इंडस्ट्री से बैन मत कीजिए। अनुष्का ने बेचैनी में निखिल की ओर देखते हुए कहा। ये पहली बार था जब वो निखिल के इतने करीब आ पाई थी। हालांकि कार में स्पेस तो काफी था, लेकिन फिर भी अनुष्का के अंदर आ जाने की वजह से वो जगह छोटी लगने लगी थी। उसके बगल में बैठने भर से ही अनुष्का को एक रॉयल सी फीलिंग आ रही थी। उसके इतने करीब आ पाने के बाद अनुष्का को महसूस हुआ कि निखिल तस्वीरों से ज्यादा हैंडसम अपनी आंखों के सामने से देखने पर लगता है। उससे एक मिंट की खुशबू आ रही थी, जिसमें शराब का जरा भी अंश नहीं था। वो काफी फ्रेश स्मेल कर रहा था। वो बिशन और बिशन के जैसे बाकी के बॉसेस जैसा नहीं था जिन्हें वो जानती थी। वो सब मिडिल एज थे जिन्हें शराब पीने की पूरी लत थी। दूसरी तरफ निखिल को देखना आंखों को सुकून देने वाला था। वो बसंत के मौसम की तरह खुशनुमा था, जबकि बाकी के बॉसेस सड़ांध सी बदबू मारने वाले नाले की तरह। वो उसके साथ रात बिताने के लिए खुशी से तैयार थी। इतने हैंडसम इंसान का साथ उसके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था। निखिल ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी एक पल की लापरवाही से वो घटिया लड़की उसकी कार के अंदर आ जाएगी। अगले ही पल कार का दरवाजा खोल वो कार से बाहर निकल गया। फिर गुस्से से दहकती उसकी नजरें जाधव और अनुपम पर गई। गुस्से से भरी उसकी एक नजर ने ही उन दोनों की रीढ़ की हड्डी में डर से भरी एक सिरन पैदा कर दी। निखिल के कुछ कहने से पहले ही दोनों ने अनुष्का को बेदर्दी से पकड़कर कार के अंदर से बाहर खींचा। लड़कियों के प्रति दिखाए जाने वाली शालीनता की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए उन्होंने कार से बाहर निकाला और जमीन पर धकेल दिया। पूरी तरह शॉक्ड अनुष्का जमीन पर गिरी हुई बर्फ की तरह जम सी गई थी।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। अपने सर को उठाकर जब उसने देखा तो निखिल उसे खुद से एक कदम पीछे खड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उनके बीच समुंदर के दो किनारों जितना फासला है। ऐसा फासला जिसे अपने सभी कोशिशों के बाद भी वो खत्म नहीं कर सकती थी। सीधे खड़े निखिल के चेहरे पर सर्द पत्थर जैसे भाव थे। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे जमीन पर गिरा कचरा। उसके बाद जो निखिल ने कहा वो सुन उसका बदन डर से कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेशर्मों की तरह मेरे करीब आने की? अगले ही पल घबराहट से अनुष्का का चेहरा पीला पड़ गया। वो उससे मिलने के लिए आई थी लेकिन उसे तो उससे घिना रही थी। अब मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए इंडस्ट्री से बैन कर दूंगा। अनुष्का हैरानी में पागल सी होने लगी। जो सोचकर वो निखिल से मिलने आई थी यहाँ तो उससे एकदम उलट हो रहा था। भले ही निखिल उसे पसंद नहीं करता हो, लेकिन फिर भी उसे उसके प्रति इतना रूड और पत्थर दिल तो नहीं होना चाहिए था। वो रोते हुए निखिल से भीख मांगने लगी। मिस्टर ओबेरॉय, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बैन मत कीजिए। वो आगे बढ़कर निखिल के पैरों को पकड़ने वाली थी, लेकिन अनुपम और जाधव ने इस बार तेजी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। निखिल बेदर्दी से चीखते हुए बोला, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की तो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े सिर्फ एक दो राज एक्सपोज नहीं होंगे, बल्कि मैं तुम्हारे पूरे अतीत को दुनिया के सामने ले आऊंगा। खुद को आईने में देखो, क्या सोचकर तुम मेरे सामने चली आई? बिना रुके अनुष्का का पूरा बदन डर से कांपता रहा। निखिल की हर बात किसी चाकू की तरह उसके बदन को छेद रही थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि निखिल को वो जरा भी पसंद नहीं आएगी। ऐसा कुछ तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हर मर्द अपने सामने आई खूबसूरत औरत को पाने की चाह रखता है ना। उसने इशारों में उसे यही हिंट दिया था कि वो अपना वतन उसे सौंपने को तैयार है, लेकिन उसे तो उससे घिन आ रही थी। अनुष्का खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि निखिल की प्रॉब्लम क्या है। कहीं उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं। निखिल उसे ये एहसास दिला रहा था कि कचरे का डिब्बा भी उस लड़की से ज्यादा बेहतर है। निखिल ने तुरंत जाधव को ऑर्डर दिया, इस कार को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। जब तक ये अच्छे से धुल न जाए इसे मेरे सामने मत लाना। वो नहीं चाहता था कि अनुष्का जैसी घटिया औरत उसकी कार को टच भी करे, खासकर तब जब कृतिका भी उस कार में उसके साथ बैठती थी और आगे भी हमेशा बैठने वाली थी। वो नहीं चाहता था कि उस लड़की की महक उस गाड़ी में रहे। यस सर। जाधव एक पल भी वहां नहीं रुका और कार ड्राइव कर उसे निखिल की नजरों से दूर ले गया। कार के शीशों पर जमी धूल की तरह ट्रीट किए जाने के कारण अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वक्त तो उसमें निखिल से आगे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो सच में डरी हुई थी कि कहीं निखिल अतीत के उसके हर पन्ने को दुनिया के सामने ना ले आए। वो उससे ये तक पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि क्यों निखिल उससे इस कदर नफरत करता था कि वो उसे हमेशा के लिए इंडस्ट्री से बैन करने को तैयार था। सर, क्या आप मेरी गाड़ी यूज करना पसंद करेंगे? अनुपम ने निखिल से सवाल किया। निखिल की कार जाधव ले जा चुका था। वो तो अच्छा था कि अनुपम पहले ही अपनी कार वहां लाकर पार्क कर चुका था, ताकि निखिल को सी ऑफ करने के बाद वो तुरंत अपने घर लौट सके। निखिल ने हाँ में सर हिलाया और अनुष्का के बगल से आगे बढ़ गया। एक बार भी उसे पलटकर देखे बिना ही वो अनुपम की कार में बैठ गया। कार स्टार्ट होने के बाद फाइनली उसने अपना सिर बैक सीट पर टिका दिया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। अनुपम ने निखिल को कृतिका के घर के सामने ड्रॉप किया। अनुपम को उसने पहले वहां से जाने दिया, उसके बाद वो कृतिका के अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। फिर उसने अपना फोन निकालकर कृतिका को कॉल किया। दूसरी तरफ अनुराधा सोने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। कृतिका भी अपने बेड में थी। वो निखिल को कॉल करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि उसकी मीटिंग पूरी हुई या नहीं, कि तभी उसे खुद निखिल का कॉल आ गया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? सवाल के रूप में कृतिका की आवाज सुनते ही उसे सब कुछ अच्छा सा लगने लगा। अनुष्का के कारण उसके मन में पैदा हुई घिन कृतिका की आवाज सुनते ही एक पल में खत्म हो गई। इस वक्त वो उसके फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो हल्की खरखराती आवाज में बोला, दरवाजा खोलो ना, मैं बाहर खड़ा हूँ। कृतिका चौंक गई। क्या कहा तुमने?